हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने पहले वैदिक पीरियड की 2 से 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। तो आज की आपकी वैदिक सिविलाइजेशन की लास्ट क्लास रहने वाली है। तो जिसने भी पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वो जाकर पहले चैनल पर विजिट करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएसटी के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर चेक करेंगे तो आपको वहां पर सारी क्लासेस ही अवेलेबल हो जाएंगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। वैदिक पीरियड की आज हमारी लास्ट क्लास है, तो इसमें हमारा वैदिक पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास फिर चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे फिर आप चंडीगढ़ पीआरटी एनटीटी का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उनके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है, तो उनके लिए तो ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेंगी ही रहेंगी। इसके साथ साथ आप DSSS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक SSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें भी आपकी ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहने वाली है। अब इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं बता देती हूँ कि इससे पहले वाली क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे वैदिक पीरियड से लेकर उत्तर वैदिक पीरियड आते आते महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति बदल गई थी। पहले महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड आते आते उन्हें वेद पढ़ने तक की भी अनुमति नहीं दी गई। ऐसा ही शूद्रों के साथ में भी हुआ। मैंने आपको बताया था इस पीरियड में इन्होंने लोहा खोज लिया था, और लोहे की खोज ने जो महिलाएं हैं, शूद्र हैं, उनकी स्थिति को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया। ठीक है, और इस पीरियड में आते आते जैसे जो टैक्स की व्यवस्था थी, यानी कि जिसे ये बलि कहते थे, पहले वो कैसा होता था कि जिसका मन करे वो टैक्स दे सकता था, लेकिन यहाँ तक आते आते बलि जो है वो कैसी हो गई, नियमित हो गई थी। तो ये सारा हम पढ़ चुके थे। देखो, मैंने ये सारा का सारा सामाजिक जीवन में आपको पढ़ा दिया था। जैसे जो ये लोग थे पहले अस्थायी जीवन जीते थे, लेकिन यहाँ तक आते आते ये स्थायी जीवन जीने लगे, कृषि करने लगे। पशुचारण तो करते ही करते थे, लेकिन उसका जो स्थान है वो किसने ले लिया, एग्रीकल्चर यानी कि कृषि ने ले लिया था। इसमें 3 टाइप के ऋण बताए गए थे, जैसे देव ऋण था, ऋषि ऋण था, पितृ ऋण था। ये 3 टाइप के ऋण जो थे, इनको मतलब इनका संस्कार करना इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा अनिवार्य माना गया था। नाटकों का मंचन होने लगा था। लाइफ स्किल्स के साथ साथ, जैसे एजुकेशन के साथ साथ जिंदगी जीने के तरीके भी सिखाए जाते थे। तो ये सारा मैं आपको पहले वाली क्लास में पढ़ा चुकी थी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहेगी उत्तर वैदिक पीरियड में इन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है, आर्थिक स्थिति जो है वो किस तरीके की थी। ठीक है, इसके बाद जैसे इस पीरियड में अलग अलग टाइप के वेद लिखे गए, अलग अलग टाइप से संस्कार किए जाते थे। 16 टाइप के संस्कार होते थे। कौन से संस्कार में क्या बताया गया है, ठीक है, उपनिषद क्या है, अरण्यक क्या है, ये सारा भी हम इस क्लास में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, यानी कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। जैसा कि आपको मैंने बताया था, संपत्ति पर अब एकाधिकार खेती के व्यवसाय को अपनाया। यानी कि पहले ही क्या करते थे, जैसे अलग अलग स्थानों पर जाकर गाय के लिए क्या किया करते थे, युद्ध किया करते थे, जिसे इन्होंने गवेषणा भी कहा था। लेकिन अब इनका युद्ध किसके लिए होने लगा, संपत्ति के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा जो भूमि के टुकड़े हैं उन पर अपना अधिकार स्थापित करते, और वहाँ पर क्या करते, खेती करने लगे थे। खेती को इन्होंने क्या बना लिया, अपना व्यवसाय बना लिया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको। इसके बाद निष्क है, सतमान है, ये सिक्कों की जानकारी मिलती है। यानी कि इनके अगर सिक्कों की बात की जाए तो इस पीरियड में निष्क सिक्के मिले, ऐसे ही शतमान सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इनकी जानकारी देखने को मिलती है। जैसे आज हम बाट का यूज़ करते हैं, वैसे ही ये भी किसका यूज़ किया करते थे, बाट का यूज़ करते थे। और बाट की जो मूलभूत इकाई है उसे ये किसके नाम से जानते थे, कृष्णल के नाम से जानते थे। ठीक है, और तोल के लिए ये किसका यूज़ करते थे, रतिका का यूज़ करते, और गुंजा का भी यूज़ करते थे। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बाट की इनकी इकाई क्या थी, तो वो क्या थी, कृष्णल थी। रतिका और गुंजा की बात करते हैं तो वो भी तोल की इकाइयाँ थी। वाणिज्य जो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। 1 सेकेंड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये
क्या करते, बाट का यूज करते थे, उसे क्या कहते थे, कृष्णल कहते थे। जैसे तोल के लिए किसका यूज करते, रतिका का और गूंजा का यूज किया करते थे। जैसे समाज जो था वो 4 वर्गों में डिवाइड था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैश्य शूद्र, ठीक है। तो वैश्य क्या काम करते थे, वाणिज्य का काम करते थे, व्यापार का काम करते थे। शतपथ ब्राह्मण में भी कृषि की 4 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। जैसे आज आप एग्रीकल्चर करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से होता है, कहीं बुआई, पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई होती है, कटाई होती है, फिर उसकी मुड़ाई की जाती है। वैसे ही इस टाइम पीरियड में भी ये कृषि करते थे, तो सबसे पहले क्या किया करते थे, उस भूमि की जुताई करते थे। जुताई के बाद फिर ये बुआई किया करते थे, बुआई के बाद कटाई होती थी और कटाई के बाद में मुड़ाई का काम होता था। तो ये सारी की सारी बातें किसमें कही गई हैं, शतपथ ब्राह्मण में लिखी गई हैं। बर्तनों की अगर हम बात करते हैं तो बर्तन कैसे थे, इनके पेंटेड ग्रेव वेयर बर्तन थे, जिसे हम PGW के नाम से भी जानते हैं। तो PGW कहीं आ जाता है तो इनके बर्तन कैसे हैं, पेंटेड ग्रे वेयर के बर्तन थे। कांठक संहिता में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कांठक संहिता में क्या होता था, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का क्या मिला है, उल्लेख मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कांठक संहिता। कौन सी संहिता में है, कांठक संहिता में है। किसका वर्णन मिलता है, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या कहा जाता था, सिर कहा जाता था। लोहे को क्या कहा इन्होंने, कृष्ण अयस कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है लोहे को क्या कहा गया, कृष्ण अयस कहा गया है। ये हो जाता है इनका इकोनॉमिक पीरियड की, इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो किस तरीके की थी, क्या इनके इकोनॉमिक सोर्स रहते थे। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था की। अब यहाँ पर जो कबीले का शासक था वो किसका शासक हो गया, प्रदेश का शासक हो गया था। मैंने आपको बताया था पहले ये छोटे छोटे कबीले में डिवाइडेड थे, जिसका कबीला जितना बड़ा होता था उसका जो प्रभुत्व है वो उतना ही बड़ा होता था। वैसे ही अब जो कबीले का हेड है वो क्या कहा जाने लगा, प्रदेश का शासक कहा जाने लगा। अब यहाँ पर प्रदेश का सूचक शब्द राष्ट्र है, इसी समय दिखाई दिया। जैसे आज भी हम हमारे देश को राष्ट्र के नाम से संबोधित करते हैं, उस समय में भी ये क्या कहते थे, प्रदेश का सूचक शब्द राष्ट्र कहा जाता था। इस काल में सबसे ज्यादा विकसित जो राज्य था वो कौन सा था, पांचाल था। तो ये भी याद रखना है, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन सा रहा, पांचाल रहा था। शासन व्यवस्था का आधार राजतंत्र था। अब आप पूछेंगे राजतंत्र क्या होता है, राजतंत्र का मतलब है कि जो राजा है, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। अगर हम गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में राजा का बेटा राजा नहीं होता, जो काबिल इंसान होता है वही क्या बनता है, आगे जाकर राजा बनता है। जैसे आपके यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वो कैसी व्यवस्था है, गणतांत्रिक व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी, राजतांत्रिक थी, यानी कि राजतंत्र का यहाँ पर शासन था। सेनानी को ये सेनापति के नाम से जानते थे, और इसके अलावा उच्च अधिकारी जो होते थे वो कौन था, रत्नी था। तो 12 जो रत्नी थे उसे क्या माना जाता था, बेस्ट माना जाता था। टाइप ऑफ आज की आप काउंसिल मिनिस्ट्री लगा सकते हैं। जैसे आज आप देखते हैं प्राइम मिनिस्टर की एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं और उनकी मंत्री परिषद होती है, ठीक है। तो वो 15 तक के सदस्य उसमें शामिल होते हैं। वैसे ही इसमें जो उच्च अधिकारी थे वो कितने थे, 12 उच्च अधिकारी थे, जिसे ये क्या कहते थे, रत्नी के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रामीणी जो होता था वो क्या होता था, गांव का प्रमुख होता था। जैसे आज आपके गांव का प्रमुख जो है वो सरपंच होता है, उस टाइम पीरियड पर गांव का प्रमुख को ये क्या कहते थे, ग्रामीणी कहते थे। जैसे जो जैसे आपके यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हम उसे, उस टाइम पीरियड में ये क्या कहते थे, संग्रहीता कहा जाता था, या कोषाध्यक्ष भी कहते थे। तो आज के टाइप ऑफ वित्त मंत्री हम क्या कह सकते हैं, कोषाध्यक्ष या फिर संग्रहीता। टैक्स वसूलने वाले को क्या कहा जाता था, भागदूत कहा जाता था, ठीक है। तो भागदूत कौन होता था, जो टैक्स की वसूली करता था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ से इनकी धार्मिक व्यवस्था शुरू हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड है। जैसे कबीले का शासक अब क्या बन गया, प्रदेश का शासक बन गया। राष्ट्र शब्द किसको दिखाता है, प्रदेश को दिखाता है। इसके बाद जो सबसे अधिक विकसित राज्य था उसका नाम क्या था, पांचाल था। शासन व्यवस्था कैसी थी, राजतांत्रिक थी। सेनानी सेनापति होता था। उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्नी कहा जाता था, जिसमें 12 रत्नियों को बेस्ट माना जाता था। गांव का प्रमुख ग्रामीणी होता था। कोषाध्यक्ष संग्रहीता होता था। भागदूत टैक्स कलेक्ट करने वाले को कहते थे। तो ये यहाँ तक के पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी।
धार्मिक व्यवस्था में इस टाइम पीरियड में आपको पता होना चाहिए 900 ईसा पूर्व के आसपास ही आपके जो महाभारत का युद्ध हुआ और रामायण वगैरह इसी टाइम पीरियड की रही है। तो महाभारत और रामायण इसी काल की है, 900 ईसा पूर्व के आसपास की है। इस टाइम पीरियड तक आते आते बहुत सारे अनुष्ठान होने लगे, मंत्रों का उच्चारण होने लगा, यज्ञ होने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ के बारे में भी आपने सुना होगा। इंद्र का महत्व क्या हो गया, इस टाइम पीरियड तक आते आते कम हो गया था। मैंने आपको बताया था सबसे अधिक सेकंड बार जो यूज हुआ है वो सूक्त जो यूज हुआ है वो इंद्र के लिए यूज हुए हैं। पहले नंबर पर पिता के लिए यूज हुए हैं, सेकंड नंबर पर इंद्र के लिए यूज हुए हैं। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड आते आते इंद्र का जो स्थान है वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया था, ठीक है। और इस टाइम पीरियड तक प्रजापति का महत्व बढ़ गया। पशुओं के देवता कौन हो गए, रुद्र। पशुओं के देवता रुद्र की पूजा शिव के रूप में होने लगी। वैदिक पीरियड में पशुओं के देवता मैंने बताए थे कौन थे, पूषण थे। और इस टाइम पीरियड तक आते आते पूषण किसके मतलब किसके देवता हो जाएंगे, शूद्रों के और महिलाओं के। इस टाइम पीरियड में यज्ञों के अलग अलग प्रकार थे, जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा का अभिषेक होता था। इसमें सारे के सारे राजा इकट्ठे होते थे और क्या किया जाता था, राजा का अभिषेक किया जाता था। जैसे मान लीजिए आज आपके प्राइम मिनिस्टर की शपथ समारोह होती है, तो उसमें अलग अलग मंत्री जाते हैं या अलग अलग स्टेट के सीएम होते हैं, मतलब सभी उसमें शामिल होते हैं। तो आज के टाइप का क्या है, ये राजसूय यज्ञ कह सकते हैं हम इसे। तो राजसूय यज्ञ क्या होता था, राजा का अभिषेक होता था, तो अलग अलग जगह से सभी राजा इकट्ठे होकर आते थे और इस समारोह का हिस्सा बनते थे। अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं तो राजा द्वारा एक घोड़ा छोड़ा जाता था और ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र में बिना प्रतिरोध के वह गुजर जाता और वह राज्य उसी का हो जाता था। लेकिन जहां पर भी कोई राजा उस पर मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता तो क्या होता था, ऐसा कहा जाता था कि ये जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है वो किसी और के द्वारा पकड़ लिया गया या उसका उस पर अधिकार हो गया है। लेकिन जहां जहां से ये घोड़ा गुजरता था बिना प्रतिरोध के, वह स्थान किसका माना जाता था, राजा का माना जाता था। तो यही क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ होता था। आपने अगर रामायण देखी होगी तो रामायण में लव कुश ने जो वो घोड़ा है उसको पकड़ा था, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, तो वो अश्वमेध यज्ञ ही था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वाजपेयी यज्ञ की, इसमें जो राजा है वो जो घोड़े होते हैं मतलब जो रथ होते थे उनकी दौड़ आयोजित करवाता था। अग्निष्टोम यज्ञ की अगर हम बात करते हैं तो अग्निष्टोम यज्ञ में सोम रस को पीसा जाता था और उसमें पशु बलि दी जाती थी। यहाँ तक आते आते अब आपको पशु बलि भी देखने को मिल रही है। इसके बाद है पंच महायज्ञ। यहाँ पर पंच महायज्ञ किसके लिए होते थे, जो गृहस्थ आर्य थे उनके लिए क्या होता था, पंच महायज्ञ होता था। अब इसके बाद प्रमुख दर्शन कौन से हैं, यहाँ पर प्रमुख दर्शन जो है वो षट दर्शन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपसे मैचिंग करना भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जैसे सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन किसने लिखा, कपिल मुनि ने लिखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है सांख्य दर्शन किसका है, कपिल मुनि का है। योग आप सभी जानते हैं पतंजलि से रिलेटेड है, तो योग आप याद रख लेंगे किससे है, पतंजलि से है। न्याय कौन करता है, गौतम करते हैं, ठीक है। तो न्याय किससे रिलेटेड है, गौतम से रिलेटेड है, ठीक है। तो न्याय गौतम, तो ये याद रखना है, न्याय किससे रिलेटेड है, गौतम से। पूर्व मीमांसा की बात करते हैं तो पूर्व मीमांसा जैमिनी से रिलेटेड है। उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो बादरायण से रिलेटेड है। वैश्विक की बात करते हैं तो कारणाद, और चारवाक की बात करते हैं तो चारवाक रहे थे। तो संख्या का ज्ञान कौन कराते हैं, कपिल मुनि कराते हैं, ऐसे याद रखना। तो सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड है, कपिल मुनि से। तो फर्स्ट नंबर पर संख्या का ज्ञान कपिल मुनि। सेकंड पर योग किससे रिलेटेड है, पतंजलि से रिलेटेड है, ये आप सभी को पता है। थर्ड नंबर पर न्याय आता है, न्याय किसने कराया, गौतम बुद्ध ने, ठीक है। तो गौतम से याद रख लेना। अब पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा की बात करते हैं तो पूर्व पहले आता है, उत्तर बाद में आता है। तो उत्तर को हम किससे ऐड करेंगे, बाद वाले से, यानी कि बादरायण से। पूर्व मीमांसा किससे रिलेटेड है, जैमिनी से रिलेटेड है। वैशेषिक कारणाद है और चारवाक है, ठीक है। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। सांख्य कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर है तो बाद वाला यानी कि बादरायण, ठीक है। वैशेषिक है तो कारणाद और चारवाक है तो चारवाक, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गए होंगे। ये 6 दर्शन हैं, कई बार आपसे मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे वेदांग क्या होता है, तो वेदों के अंग को ही हम क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। अगर हम छंद की बात करते हैं तो छंद मात्राओं को कहा जाता है, और छंद क्या कहे जाते थे, ये क्या है, वेदों के पैर हैं, ठीक है। तो छंद क्या है, वेदों के पैर हैं। वेद अंग मतलब वेदों के अंग, इसके नाम से ही पता लग रहा है। तो वेदों के अंग क्या है, वेदांग है।
छंद की बात करते हैं तो छंद क्या है, वेदों के पैर हैं। अगर हम कल्प की बात करते हैं तो कल्प में जैसे नियम है, सूत्र हैं, तो ये वेद के हाथ कहे गए हैं। ये आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको याद रख लेना। ज्योतिष की बात करते हैं तो जैसे आप ग्रह और नक्षत्र, प्लैनेट्स, इन सब सी चीज़ों से रिलेटेड है, ये वेद की आंखें कही गई हैं। निरुक्त में भाषा ज्ञान की बात कही गई है, ये वेदों के कान हैं। शिक्षा को नासिका कहा गया है, वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। व्याकरण क्या है, मुख है जिसमें ग्रामर से रिलेटेड बातें होती हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रहे। सबसे पहले मैंने आपको बताया है वेदांग, ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है वेद अंग, यानी कि वेदों के अंग, ठीक है। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया छंद। छंद किससे रिलेटेड है, पैरों से या मात्राओं से, ठीक है, तो इसे वेदों के पैर कहा गया है। कल्प में क्या आता है, नियम आते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, ये सब किस में है, कल्प में है। ये क्या है, वेदों के हाथ हैं। ऐसे याद रखना, हम अपने हाथों से रूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो रूल्स किससे रिलेटेड है, जो कल्प है वो क्या है, हमारे हाथ है। ज्योतिष जो नक्षत्र और ग्रहों की बात करते हैं वो आंखों से देखकर, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, ज्योतिष करते हैं, ठीक है, तो वेदों की आंखें क्या हैं, ज्योतिष है। निरुक्त की बात करते हैं तो निरुक्त किससे रिलेटेड है, कान, वेदों के कान कहे गए हैं जिसमें भाषा का ज्ञान है। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये नासिका से रिलेटेड है और वैदिक मंत्रों का इसमें उच्चारण है। अगर हम व्याकरण की बात करते हैं तो इसे हमने वेदों का मुख कहा है। तो इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर मैंने इसको अपडेट करवा दिया है, आपको वहाँ पर फोल्डर मिल जाएगा एसएसटी अपडेट सिलेबस के नाम से, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। सारी करंट अफेयर की पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर अपडेट करा दी हैं और इसके साथ साथ जो आपकी ये पीडीएफ्स हैं ये भी मैंने वहाँ पर अपडेट करा दी हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ पेड ही रहने वाली है, आप जाएंगे, अगर किसी ने परचेज किया हुआ है तो आप जाकर अपनी पीडीएफ्स देख सकते हैं। इसके बाद संस्कार की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके संस्कार जो है, ये सम यानी कि ये पवित्रता और शुद्धता से रिलेटेड है। वैसे संस्कार जो है लिखित में नहीं है, लेकिन आपने भी देखा होगा हिंदू धर्म में 16 टाइप के संस्कार बताए गए हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो अशुभ जो शक्ति है उसका निवारण करना होता है, या फिर जो भावनाएं होती है भावनाओं की अभिव्यक्ति करना होता है। 16 टाइप के संस्कार बताए गए हैं। इसको आपको बहुत ज़्यादा डीपली तो पढ़ने की नीड नहीं है, बस फिर भी मैं आपको एक बार बस रीड करा देती हूँ, आप ऊपर से एक बार इसकी रीडिंग ले लेना। बहुत ज़्यादा रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं टॉपिक आपको अब करा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में मैं आपको बताती जाती हूँ। जो आपको सिर्फ एक बार रीड करना है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ताकि कभी एग्जाम में आ भी जाए तो आपको लगे कि हमने पढ़ा हुआ है और ऑप्शन देखकर आप उसे टिक कर पाएँ। पर सुनना ध्यान से। जैसे सबसे पहला संस्कार जो है ये गर्भधान है, ठीक है। इसके बाद है पंसुबन, तीसरे माह में पुत्र प्राप्ति का संस्कार। इसके बाद है सीमंतोन्यन, गर्भ के चौथे से 8वें महीने तक स्त्री के केश को ऊपर उठाकर ये संस्कार संपन्न किया जाता है। इसके बाद है तातक्रम यानी कि नाल काटना। इसके बाद नामकरण होता है बच्चे का, ठीक है, जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण किया जाता है। इसके बाद होता है निष्कर्मण। निष्कर्मण यानी कि जो तीसरा या चौथा महीना होता है उसमें बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशन, 6ठे माह में पका हुआ भोजन खिलाया जाता है। इसके बाद है चूड़ाकरण, बच्चे के बाल को काटना चूड़ाकरण कहा जाता है। करणी वर्ग होता है कान छेदना, जैसे कान को छेदा जाएगा। विद्यारंभ, 5वें वर्ष में बच्चे की शिक्षा का काम शुरू किया जाता है। उपनयन में बच्चे को कहाँ भेजा जाता है, गुरु के पास भेजा जाता है। फिर वेद आरंभ होता है, वेदों का अध्ययन। केशांत होता है, गुरु के पास विद्यार्थी की जो दाढ़ी मूछ वगैरह बनवाई जाती है वो केशांत होता है, ठीक है। इसके बाद है समावर्तन, गुरु के वहाँ से घर पर लौटना। फिर इसके बाद विवाह और उसके बाद अंतिम संस्कार, ठीक है। तो ये सारे 16 संस्कार है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार मैंने लिखा था तो इसकी मैंने आपको रीडिंग करा दी है। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। आपको पता होना चाहिए आपके यहाँ पर 4 टाइप के वेद है, जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जब मैंने आपको वैदिक पीरियड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है वो पहले वाले टाइम में यानी कि वैदिक पीरियड में ही लिखा जा चुका था, लेकिन बाकी के जो वेद है वो उत्तर वैदिक पीरियड में लिखे गए। अब यहाँ पर वेदों के बारे में जान लेते हैं कि वेदों का मतलब क्या होता है। वेद का मतलब होता है जानना, किसी भी चीज को जानना। इससे हमें किसका पता लगता है, आर्यों के जीवन का पता लगता है, दर्शन का पता लगता है, ठीक है। वेदों को पता है, वेदों की संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना है क्या कहा जाता है इसको, वेदों की संहिता। वेदों का संकलन किसने किया था, तो वेदों का संकलन जो है वो महर्षि कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास जी के द्वारा किया गया। तो वेदों का संकलन, वेद लिख के तो किसी किसी के द्वारा गए थे, लेकिन उनको इकट्ठा करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया जाता है।
वेदों को श्रुति सुनाकर संहिता ऋचाओं, मतलब जो वेदों को, वेद श्रुति का मतलब होता है सुनाकर और संहिताएं होता है ऋचाओं, इनको कहा गया है। प्रमुख वेद जो है वो हमारे पास 4 टाइप के हैं। जैसे सबसे पहले ऋग्वेद की ही हम बात कर लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना या सबसे पहला लिखा गया वेद कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है। ये कौन से टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। इसमें देवताओं की ये लिखा गया, देवताओं को समर्पित है, देवताओं की प्रशंसा में लिखा गया था। इसका जो रचना स्थल है वो पंजाब कहा जाता है। मानव जाति का ये प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। इसमें अगर हम टोटल मंडल की बात करते हैं तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाकर भी आ चुकी हूँ। 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, जिसमें क्या कहा गया है, जैसे मतलब एक पुरुष सूक्त है जिसमें अलग अलग बॉडी पार्ट से क्या होते हैं, जैसे कहीं से क्षत्रिय उत्पन्न हो रहा है, कहीं से ब्राह्मण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। अगर हम श्लोक की बात कर लेते हैं तो इसमें 1028 श्लोक है। ऋग्वेद की रचना जो है विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, अत्रि, इन सब ने मिलकर की है। लेकिन अगर इनके संकलन की बात करते हैं तो संकलन किसके द्वारा किया गया है? महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। ठीक है। टोटल मंत्रों की हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर, तो टोटल मंत्र की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मंत्र आपके यहाँ पर 10,552 है और कहीं कहीं पर 10,580 भी लिखे गए हैं। तो ये याद रखना है, दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई देता है, आप दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिखाई देगा उसे ही टिक कर देना। ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होता या फिर होत्री कहते हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें जो है वो किससे मिलती जुलती हैं? ईरानी ग्रंथ जेंदा अवेस्ता से मिलती जुलती हैं। ठीक है। जेंदा अवेस्ता से ही क्या कहा गया था कि ये जो लोग थे ये कहाँ से चलकर आए थे? सेंट्रल एशिया से चलकर आए थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद को कर्म का वेद कहा गया। इसमें कर्म कांड की बात की गई है। जैसे आज के यज्ञ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, मंत्र होते हैं, उन सब के बारे में किस में बताया गया है? यजुर्वेद में बताया गया है। यजुर्वेद जो है वो किससे रिलेटेड है? कर्म कांड से रिलेटेड है। जो स्वाहा शब्द होता है, जैसे हम हवन करते हैं तो वो स्वाहा एक टाइप से आहुति देते हैं, तो स्वाहा शब्द कहाँ से आया है? यजुर्वेद से ही हमने लिया है। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है यजुर्वेद। एक इसका शुक्ल पक्ष है, एक इसका कृष्ण पक्ष है। ये गद्य फॉर्म में भी है और पद्य फॉर्म में भी है। इसमें हाथी पालने का उल्लेख मिलता है। इसके पुरोहित को हम क्या कहते हैं? अधर्व्यू कहते हैं। उसके पुरोहित को हम क्या कह रहे थे? होता या होत्री बोल रहे थे। 40 मंडल हैं इसमें। ठीक है। और 2000 ऋचाएं हैं, या फिर कहीं कहीं पर 1990 ऋचाएं भी इसमें मेंशन की गई हैं। इसके बाद अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद जो है वो आपके संगीत से रिलेटेड है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। 75 श्लोक इसके खुद के हैं, बाकी एज इट इज कॉपी हम कह सकते हैं ये ऋग्वेद की है। अगर हम टोटल श्लोक की बात करते हैं तो 1549 या कहीं कहीं पर इसमें 1550 श्लोक भी लिखे गए हैं। मंत्रों की बात करेंगे तो 1810 मंत्र इसमें हैं। भारतीय संगीत के जनक जो है वो सामवेद को कहा जाता है और इसके पुरोहित कहे जाते हैं उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है। उद्गाता कहते हैं हम इसे। इसके बाद जो लेटर स्टेज में लिखा गया या फिर जो साइंटिफिक भी है और जो मॉडर्न आज की जो साइंस से रिलेटेड है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में जादू टोने की बातें कही गई हैं, साइंस की बातें कही गई हैं। तो इसे लिखा किसने था? अथर्वा ऋषि ने लिखा था और लेटर स्टेज में इसको लिखा गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें साइंस की बातें हैं, जादू टोना की बातें हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को क्या कहा गया है? प्रजापति की पुत्री कहा गया है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। सभा प्लस समिति को क्या कहा गया? किसकी पुत्री है सभा और समिति? प्रजापति की पुत्री है। इसमें सूर्य का वर्णन जो है वो ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में किया गया है। अब वेदों के भी क्या है? उपवेद है। इसको भी बस आपको एक बार रीड करना है। ठीक है। बस एक बार रीड कर लेना, इतना डीपली आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा बट फिर भी आप रीड करके जाना। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। ठीक है। ये औषधि से रिलेटेड है, इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। ये युद्ध से रिलेटेड है। ये ऐसे यजुर्वेद, ये ऐसे युद्ध और धनुष की जरूरत होती है तो धनुर्वेद। सामवेद गंधर्व वेद से रिलेटेड है। गंधर्व जो है वो किससे रिलेटेड है? संगीत से। सुकर्मा और जैमिनीय ऋषि के द्वारा गंधर्व वेद की रचना हुई है। अथर्ववेद की बात करते हैं तो शिल्प से रिलेटेड है, स्थापत्य कला से रिलेटेड है ये।
ठीक है, इसको रीड कर लेना। अथर्ववेद की बात करते हैं तो अथर्ववेद को हम ब्रह्मवेद, लौकिक वेद के नाम से भी जानते हैं। और सबसे मेन बात है कि ये साइंटिफिक जो भी साइंस है उसकी बातें भी करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें इसको किस लिए लिखा गया, तो क्योंकि जो हमारे वेद थे ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखे गए थे, उसको बहुत प्योर संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो इसलिए उसको पढ़ना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था सबके लिए, आम लोग उसे नहीं पढ़ पाते थे। तो हमने क्या किया, उनकी भाषा को आसान करने के लिए उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, जिसे क्या कहा गया, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ को हम क्या कह देते हैं, ये क्या है, वेदों की आसान भाषा है। वेद जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है, ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद तैतरीय और शतपथ, सामवेद पंचविश और जैमिनी, अथर्ववेद गोपथ। ठीक है, इसको बस रीड करना, आपको ओनली रीडिंग लेनी है इसकी। इसके बाद आपका जो लास्ट पॉइंट रह गया है, ये लास्ट पेज है हमारा। ठीक है, अरण्यक की बात कर लेते हैं। तो जंगल में बैठकर जो लिखे गए उन्हें क्या कहा गया, अरण्यक कहा गया। ये भी वेदों पर आधारित थे, जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद पर आधारित है। उपनिषद की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर 8 टाइप के उपनिषद है, जैसे हमने 108 उपनिषद है जो गुरु के समीप बैठकर लिखे गए थे, और इन्हें ही हम वेदांत भी कहते हैं, यानी कि ये अंतिम रूप था, इस टाइम पर वेदों का अंत हो जाता है। तो ये क्या है, आपके उपनिषद है। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, वेदांत का नाम दिया। भारत का जो सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया है, हमने मुंडको उपनिषद से लिया है। यम और नचिकेता संवाद की बात किसमें कही गई है, कंठो उपनिषद में कही गई है। आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों पर क्या लिखी है, टीका लिखी है, आप सभी को पता है। सबसे पुरानी पुराण की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पुराण है। 5वें वेद की बात करेंगे तो पुराणों को क्या कहा जाता है कि ये क्या है, 5वां वेद है। जैसे ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, वैसे ही आपका 5वां वेद कौन सा है, पुराण है। आर्य अपने विरोधियों को क्या कहते थे, दास्यु कहते थे। इमामगांव महाराष्ट्र की एक साइट है, ये बस आप नहीं पढ़िएगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा था, मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक आपकी क्लास हो जाती है आज की खत्म। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, और आपका जो वैदिक पीरियड है, वैदिक सिविलाइजेशन है, वो यहाँ पर सारा कंप्लीट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है, मौर्य पीरियड और गुप्त पीरियड, वही मैं आपको कराने वाली हूँ। अदरवाइज मैं आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब के बारे में भी डिटेल से पढ़ाती, बट जो आपके सिलेबस में मेंशन है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, एंड देन वो टॉपिक्स हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस कंप्लीट कराना सबसे पहली हमारी नीड है। ठीक है, तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही कराने वाली हूँ, जो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो इसके बाद हम मिलेंगे मौर्य पीरियड के साथ में, तो आप उस क्लास को देखना नहीं भूलिएगा। अगर मान लीजिए आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, SST न्यू सिलेबस के नाम से मिल जाएगी। फॉर चंडीगढ़ PRT NTT एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। तो अगर आप जाकर चेक करेंगे ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी मैंने 8 क्लासेस करा रखी हैं, तो आपके लिए यूज़फुल भी होंगी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल को वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।